तो कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 19 चल रहा है, आखिरी चैप्टर है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बात करेंगे औरंगजेब एंड डेक्कन स्टेट्स। औरंगजेब और डेक्कनी स्टेट्स के बीच के रिलेशन का पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज, और समय लगा तो उसके बाद औरंगजेब का जो मराठाओं के साथ लड़ाई का आखिरी फेज था, लास्ट फेज, उसको भी मैं देखूंगा। समय बचा तो इस वीडियो में, नहीं बचा तो नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद बस एक टॉपिक बचेगा, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, उसकी एक वीडियो और ये पूरी की पूरी मिडल हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो अभी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में इतनी चीजें तो हमको यहाँ पे खत्म करनी है। औरंगजेब एंड द डेक्कनी स्टेट्स, पहला फेज चला 1658 से 68, 1658 टू 1668। सेकेंड फेज 1668 से 1684, 1668 टू 84। और तीसरा फेज 1684 से 87, 1684 टू 1687। तो देखा जाए तो भाई औरंगजेब के रिलेशंस को यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। पहला फेज कब तक? 1668 तक। और इस पर्टिकुलर फेज में 1636 में शाहजहां ने जो ट्रीटी की थी, आप कह लीजिए बीजानगर के साथ, और बीजानगर के पास अहमदनगर की जो टेरिटरीज चली गई थी, उन टेरिटरीज को वापस हथियाने की कोशिश थी। आपको पता होना चाहिए कि अकबर के समय से डेक्कन अफेयर्स में थोड़ा बहुत मुगल इंटरफेरेंस थी। शाहजहां के समय पे एक ट्रीटी हुई थी 1636 में, और इस ट्रीटी में बीजापुर की सल्तनत के पास अहमदनगर की कुछ टेरिटरी चली गई थी। ठीक है, अब इस टेरिटरी को वापस हथियाने की कोशिश कर रहा था औरंगजेब, और औरंगजेब अगर बीजापुर से इन टेरिटरीज को वापस हथियाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, बीजापुर वालों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है भाई, जब मुगल अंपायर से पहले डील हो चुकी है, ये टेरिटरीज हमसे मिल चुकी हैं, तो हमसे वापस क्यों ली जा रही हैं। ओके, औरंगजेब जानता था कि डेक्कन के अंदर एक प्लेयर उसके लिए बहुत खतरनाक है, और वो है मराठास। तो भाई बीजापुर और गोलकोंडा के साथ हाथ मिला के ये जो औरंगजेब था, उसने मुगल प्लस बीजापुर प्लस गोलकोंडा हाथ मिला के किसको हराने की कोशिश थी? मराठास को। और मराठास को यहाँ पे लीड कौन कर रहे थे? शिवाजी कर रहे थे, और उसके बाद उनके बेटे संभाजी कर रहे थे। ठीक है, डेक्कनी स्टेट्स की टेरिटरी के अंदर थोड़ा थोड़ा ये मुगल्स घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब इस कंटेक्स्ट में आपको लगेगा कि कभी भी बीजापुर और गोलकोंडा भरोसा करेंगे औरंगजेब के ऊपर? जब पहले शाहजहां ने ट्रीटी करके अहमदनगर की टेरिटरी बीजापुर को दी थी, तो बीजापुर से वापस क्यों ले रहे? तो बीजापुर के सुल्तान को एक डिस्ट्रस्ट आने लगी कि ये मुगल एम्परर अपनी बात पे यहाँ पे टिक ही नहीं रहे। ओके, और एक समय के बाद तो ये जो बीजापुर और गोलकोंडा है, ये मराठास को नहीं छोड़ सकते मुगलों के लिए, क्योंकि मुगल के ऑनस्लॉट को रोकने के लिए सबसे अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी थी मराठास। ठीक है, एक तिहाई अहमदनगर की टेरिटरी जो कि बीजापुर की कंट्रोल के अंदर थी, उसको वापस कब्जाने की कोशिश कर रहे थे मुगल्स, जो कि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बीजापुर बहुत आसाम से देने वाला नहीं था। तो गोलकोंडा और बीजापुर को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की यहाँ पे धमकी मिल गई। ओवरऑल प्रॉपर क्योस बन गया। इस क्योस को समझने की कहानी शुरू होती है फर्स्ट फेज से। ठीक है, 1658 से 1668 जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा, तो उसके सामने दो प्रॉब्लम्स थी डेक्कन में। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि भाई शिवाजी की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, आपके शेयर और सब्सक्राइब करने से काफी मदद मिलती है। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, तो इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक दिया हुआ। अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स से आपको फायदा हो रहा है तो ज्वाइन बटन दबा के आप एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, और हाँ, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, इस पे कमेंट करें, इसके एंगेजमेंट को बढ़ाएं, जिससे यूट्यूब इस पर्टिकुलर वीडियो को और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करे, चूंकि इनका रिकमेंडेशन एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। तो पहला फेज, पहली प्रॉब्लम औरंगजेब के सामने थी राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी। और दूसरी पावर क्या थी, मतलब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई बीजापुर को इस बात के लिए परसुएट करो या फोर्स करो या इंटिमिडेट करो कि बीजापुर को 1636 में जो टेरिटरी दी गई थी वो वापस ले मुगल। तो 1636 में शाहजहां ने जो टेरिटरी दी बीजापुर को अहमदनगर की, वो अब चाहिए थी वापस औरंगजेब को। तो इसके लिए पूरा जोर लगा दिया यहाँ पे औरंगजेब ने। 1657 में कल्याणी और बिदार के ऊपर कब्जा किया, परेंदा को 1660 में धोखे से जीता, शोलापुर अभी भी बचा हुआ था। अब आप देखिए, औरंगजेब की गद्दी पर बैठने के बाद जयसिंह को चार्ज थमाया यहाँ पे औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने जयसिंह को कहा कि भाई शिवाजी और आदिल शाह ये दोनों ही डेक्कन में काफी हद तक एक्टिव थे, इनको भाई टैकल करो। यहां पे औरंगजेब अब ओपनली डेक्कन में घुस के ओवरऑल इलाका कब्जाने की कोशिश में था, और औरंगजेब को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मुगल आर्म्स
जो मुगल आर्मी थी, जो मुगल तोपें थी, जो मुगल इन्फेंट्री थी, जो असला बारूद था, इस पे पूरी तरीके से औरंगजेब को भरोसा था। वो लग रहा था कि हाँ भाई इनको यहाँ पे डिप्लॉय करके वो ओवरऑल डेक्कनी सल्तनत को, मराठास को हरा सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मुगल्स ने यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर दिया था डेक्कनी सल्तनत को, बीजापुर को, गोलकोंडा को, अहमदनगर को, सबसे खासा यहाँ पे मराठास को। क्योंकि भाई ये लोग एक से एक लड़ाके थे, कोई भी कमजोर नहीं था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, औरंगजेब ने यहाँ पे एक बड़े समझदार आदमी को डिप्यूट किया था, जिसका नाम था जयसिंह। जयसिंह एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन था। जयसिंह ने औरंगजेब को समझाया कि देखिए, आप सब पे साइमल्टेनियसली अटैक मत करिए। मतलब जयसिंह को औरंगजेब को बोलना था कि भाई आप बीजापुर के खिलाफ भी फ्रंट खोल दो, आप मराठास के खिलाफ भी फ्रंट खोल दो, ये चीज नहीं चल पाएगी। मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है कि बहुत हद तक जयसिंह ने इस बात की कोशिश की कि मराठा सरदार शिवाजी की सुलह हो जाए औरंगजेब के साथ, और दोनों मिलके ओवरऑल इन डेक्कनी सल्तनत के ऊपर धावा बोले। ये टारगेट था यहाँ पे जयसिंह का। हालांकि ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि औरंगजेब शिवाजी को एक लिमिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। औरंगजेब को शिवाजी बस एक भूमिया, एक लैंड होल्डर की तरह नजर आते थे, और शिवाजी अपने आप में बहुत बड़े राजा हो चुके थे उस समय तक। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो जयसिंह की जो स्ट्रैटेजी थी डेक्कन में, वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस स्ट्रैटेजी में पूरी तरीके से औरंगजेब का उसको सपोर्ट नहीं मिल पाया। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो जयसिंह ओनली मुगल ऐसा पॉलिटिशियन था हु एडवोकेटेड एन ऑल आउट फॉरवर्ड पॉलिसी इन द डेक्कन ड्यूरिंग दिस पीरियड। Jessing was of the opinion that Maratha problem could not be solved without a forward policy in Deccan, and conclusion to which Aurangzeb finally came after 20 years later. तो यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब ये है, जयसिंह का टारगेट था कि भाई डेक्कन को कब्जाओ तो पूरा कब्जाओ। ये आधा अधूरा कब्जाने का मतलब नहीं कि तुमने थोड़ी सी टेरिटरीज अहमदनगर ही कब्जा ली, थोड़ी तुमने बीजापुर को दे दी, फिर बीजापुर के साथ महाडवली करके मराठा से लड़ रहे हो, मराठा के साथ महाडवली करके बीजापुर से लड़ रहे हो। जयसिंह का प्रॉपर प्लान था, मराठास को अपनी तरफ मिला लो, ये जितनी डेक्कनी सल्तनत है, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, इनको हरा दो, और उसके बाद मराठास के पास कोई चारा नहीं रहेगा मुगल डोमिनियन में रहने के बजाय। ये प्लान था जयसिंह का, लेकिन इस प्लान पे औरंगजेब तैयार नहीं था। औरंगजेब को लगा कि ये जो ऑल आउट फॉरवर्ड पॉलिसी और पूरी तरीके से मराठा को मिला के डेक्कनी सल्तनत के अगेंस्ट फ्रंट खोल दो, ये चल नहीं पाएगा। और पहली बात तो मराठास शिवाजी पे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था औरंगजेब को। औरंगजेब लगता था कि ये लोग कभी भी पीछे से धोखा दे सकते हैं। औरंगजेब को चाहिए तो गुलाम टाइप के लोग, और शिवाजी जैसे लोग गुलाम नहीं हो सकते। तो इस कंटेक्स्ट में आप देखोगे कि जयसिंह जब बीजापुर के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, तो उसने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी। ओके, उसने बोला कि भाई देखिए, एक बार बीजापुर के ऊपर कब्जा हुआ तो पूरा का पूरा डेक्कन और कर्नाटका मुगलों का हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब को यह पॉलिसी समझ में नहीं आई। ओके, सबसे खास बात यहां पे क्या थी? मतलब जयसिंह ने अगर यहां पे एक आइडिया दिया था, और कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस का बोलना है कि ये आइडिया बहुत अच्छा था कि मराठास को अपने साथ मिलाओ और बाकी जो डेक्कनी सल्तनत से बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, इनके ऊपर धावा बोल दो। इस पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर औरंगजेब ने हामी क्यों नहीं भरी? औरंगजेब ने अपना सपोर्ट नहीं दिखाया, जबकि इस पॉलिसी में ताकत थी। उसकी एक सिंपल वजह थी भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो शाह था ना ईरान का, रूलर ऑफ ईरान, ही हैज अडॉप्टेड अ थ्रेटनिंग एटीट्यूड इन द नॉर्थ वेस्ट। भाई मुगल अंपायर इतना बड़ा है, आप देखिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये डेक्कन वाले इलाके में सारा का सारा क्योस मचा हुआ है। लेकिन ओवरऑल इधर गुजरात के ऊपर जाके जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, वहां पे भी तो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। अफगानिस्तान, काबुल, उसके आसपास के इलाके में शाह ऑफ ईरान घुसने लगा। अभी के डेट से ईरान से अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान में एंट्री मारोगे तो मुगल डोमिनेंस में एंट्री मारने लगे ना। मुगलों की बात पसंद आएगी? तो भाई एक राजा औरंगजेब को तो सारे डोमिनेंस देखने, तो औरंगजेब को लगा कि भैया अगर ऑल आउट कैंपेन शुरू कर दिया डेक्कन में तो लड़ाई बड़ी लंबी छिड़ जाएगी। अगर डेक्कन में अगर आपको ऑल फॉरवर्ड पॉलिसी रखनी है, जो कि जयसिंह बोल रहा था, तो आपको एक बहुत बड़ा चंक ऑफ आर्मी वहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब उसके लिए जो आपका नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है वो सफर कर जाएगा। खुद शहनशाह को उठ के डेक्कन में जाना पड़ेगा इस पूरी की पूरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो शुरुआत में तो जयसिंह की ऑल फॉरवर्ड पॉलिसी पे औरंगजेब ने ठप्पा नहीं मारा, ठीक है। एक और बात थी कि ऑल फॉरवर्ड पॉलिसी के लिए जयसिंह को चाहिए थे बहुत सारे रिसोर्सेज मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारी आर्मी। वो औरंगजेब ने दी नहीं।
औरंगजेब और किसी भी राजा का सिंपल लॉजिक होता है कि एक लिमिट से ज्यादा आर्मी की कमांड और रिसोर्सेज किसी नॉबल को नहीं दिए जा सकते, किसी प्रिंस तक को भी नहीं दिए जा सकते, वो प्रिंस भी यहाँ पे बगावत कर सकता है। तो भाई सिंपल बात थी, जयसिंह ने बीजापुर के ऊपर अटैक किया 1665 में। यह अटैक फेल होने वाला था क्योंकि जयसिंह के पास देखिए रिसोर्सेज नहीं थे। जिस प्रकार के रिसोर्सेज की उम्मीद थी औरंगजेब से, वैसे रिसोर्सेज यहाँ पे आए नहीं। एक लफड़ा और हो गया। पहले शाहजहां ने 1636 में जो टेरिटरीज अहमदनगर की बीजापुर को दी थी, अब मुगल उसको वापस हथियाने की कोशिश कर रहे थे और मुगल अटैक कर रहे हैं। जयसिंह ने प्रॉपर अटैक किया था बीजापुर के ऊपर। तो बीजापुर और बाकी जो डेक्कनी सल्तनत सी, कुतुबशाही डायनेस्टी, गोलकोंडा, अहमदनगर, मराठास, इन सबको एक बात तो पता चल गई कि भाई ये मुगल आएंगे और हम पे अटैक करेंगे, तो अब ये अटैक करेंगे तो इनको पीछे ढकेलना है। उसके चलते हुए कि जो टेक्कनी स्टेट्स थे ये यूनाइट हो गए मुगल के अगेंस्ट, और कुछ हद तक मराठास भी इनके साथ आ गए। कुतुब शाह ने बीजापुर की मदद के लिए आर्मी भेजी। डेक्कनीज ने गोरिल्ला टैक्टिक्स अपना ली। जब जयसिंह बीजापुर पहुंचा, तो जैसे मान लीजिए जयसिंह इधर से बीजापुर के इलाके पे अटैक कर रहा है, तो बीजापुर की फोर्सेस पीछे की तरफ जाएंगी और यहाँ पे सप्लाई लाइंस को कटअप कर देंगी जयसिंह की फ्रंट आर्मी के सपोर्ट के लिए। आपको पता होना चाहिए किसी भी आर्मी के लिए लॉजिस्टिक्स और पीछे की सप्लाईज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, समझ गए। तो कुल मिला के आप देखोगे सारी की सारी डेक्कनी सल्तनत मिल गई, मराठास मिल गए, और अब वो मुगलों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि जयसिंह के पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, ठीक है। तो यहाँ पे जयसिंह का जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और ओवरऑल देखोगे जयसिंह यहाँ पे हारा, औरंगजेब उससे नाराज हो गया, जयसिंह थोड़ा बूढ़ा भी हो गया था, उसकी मृत्यु हो जाएगी 1667 में, 1667 में। हालांकि 1668 में मुगल्स किसी प्रकार से शोलापुर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल जयसिंह यहाँ पे फेल हो चुके थे। फेल होने की वजह क्या थी? उनका प्लान नहीं था। प्लान उनका अच्छा था, लेकिन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए थे, वो रिसोर्सेज यहाँ पे औरंगजेब ने दिए नहीं। और आप मराठास और डेक्कनी सल्तनट्स की कंबाइंड आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे हो, तो वो अपने आप में एक मुश्किल टास्क था। तो 1668 तक तो ये हुआ। 1668 में शोलापुर मुगलों के कंट्रोल के अंदर चला गया। सेकेंड फेज शुरू होगा 1668 से 1684 तक, ठीक है। अब यहां पे गोलकोंडा सल्तनत में दो लोगों का उदय होता है, दो भाइयों का। इनका नाम था मदाना और अखाना। ये मदाना और अखाना कैरिज्मेटिक लीडर्स थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी। 1672 से लेके 1687 तक ऑलमोस्ट मदाना और अखाना यहां पे एक्टिव रहे, और इन दो भाइयों ने मिलकर गोलकोंडा, बीजापुर और शिवाजी, इन तीनों को यूनाइट करने की कोशिश की। इनका सिंपल एम क्या था कि तीनों यूनाइट हो जाओ, तभी मुगलों से लड़ पाओगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मदाना अखाना के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। मदाना अखाना ऐसा नहीं था कि ये जो बोल देते थे गोलकोंडा के अंदर वही हो जाता था। गोलकोंडा के अंदर और भी ओलिगार्की थी, और भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग थे जो इनकी नहीं सुनते थे। तो अक्सर कर आपको पता होता है कि किसी भी राज घराने में बहुत सारे नॉबल्स होते हैं, तो बीजापुर कोर्ट पे भी बहुत सारे नॉबल्स थे, और ये नॉबल्स कभी कभी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। कभी शिवाजी के साथ लड़ते रहते थे, कभी एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, कभी कोई नॉबल जाके मुगलों के साथ मिल जाएगा। तो बीजापुर कोर्ट के अंदर भी नॉबल्स के अंदर, और गोलकोंडा कोर्ट के अंदर भी नॉबल्स के अंदर ओवरऑल आप देखोगे तो यूनिटी नहीं थी। तो गोलकोंडा में थे मदाना खाना, तो कभी बीजापुर वाले नवाब बोलेंगे कि हम गोलकोंडा के साथ हैं, कभी बीजापुर वाले बोलेंगे हम गोलकोंडा के साथ नहीं है, हम तो मुगलों के साथ हैं। कोई नॉवल बोल रहा है हम इसके साथ है, कोई नॉवल बोल रहा है हम उसके साथ है। तो अब यहाँ पे गोलकोंडा में है मदाना और खाना, ये बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और मराठास को मिला के चलना चाहते हैं। लेकिन बीजापुर में कभी कभी बवाल हो जाता था, कभी कभी लोकली गोलकोंडा में बवाल हो जाता था। तो ये सब चीजें चल रही थी, ठीक है। एक प्रॉपर एंटी मुगल स्टैंस यहाँ पे नहीं बन पा रहा था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पे ओवरऑल अगर आप देखो तो शिवाजी भी बहुत हद तक यहां पे एक्टिव हो चुके थे। और ऐसा नहीं है कि शिवाजी हमेशा एंटी मुगल ही थे, एंटी मुगल तो वो थे ही, बट शिवाजी ने कई बार ये जो बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर के जो इलाके हैं इनके ऊपर भी अटैक किया है। जो लड़ाई हुई थी आपकी शिवाजी की अफजल खान के साथ, उसके बारे में मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया। बढ़ती मराठा ताकत के चलते जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनकी बढ़ती ताकत के चलते औरंगजेब टेंशन में कि यार करें क्या। अगर मुगल एक्सटेंशन करना है डेक्कन में तो भाई शिवाजी को हटाना पड़ेगा, लेकिन शिवाजी को कैसे हटाओगे, वो अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। ओके, तो अब देखिए औरंगजेब का टारगेट यहां पे क्या था कि बीजापुर में कोई एक ऐसा राजा बैठ जाए जो बिल्कुल प्रो मुगल हो जाए और वो शिवाजी से लड़े।
ठीक है, ये औरंगजेब का टारगेट था। बट कभी भी ये टारगेट पूरा हो सकता है क्या? आप सोचिए, 1636 में शाहजहां ने जो टेरिटरीज अहमदनगर की बीजापुर को दी, अब वो वापस खींचने की कोशिश कर रहा है औरंगजेब। तो एक तरफ औरंगजेब बीजापुर की खुद की जमीन छीन रहा है, और दूसरी तरफ औरंगजेब चाहता है कि बीजापुर के साथ मिलके शिवाजी को हराया जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। और यहाँ पे जो बीजापुर की सल्तनत थी, गोलकोंडा, अहमदनगर, इन सबको एक बात पता थी कि भाई अगर मुगलों से लड़ना है तो भाई मराठास को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बीच में बहुत सारी छोटी छोटी जंगें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, जिनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। ओके, तो मुगलों का डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एफर्ट जारी रहा। उनका टारगेट था कि जैसे तैसे करके ये जो डेक्कन में 3 डेक्कनी पावर है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, इनको हराया जाए, ज्यादा से ज्यादा इलाके पे कब्जा किया जाए। जय सिंह ने इसमें कोशिश की, फेल हो गए। दूसरी कोशिश की यहाँ पे दिलेर खान ने। दिलेर खान मुगल वायसराय थे 1679 टू 1680 डेक्कन के, और इन्होंने कोशिश की बीजापुर के ऊपर कब्जा करने की, लेकिन ये भी यहाँ पे कब्जा करने में फेल हो गए। और ऑब्वियस सी बात है, उसकी वजह क्या थी? ऐसा नहीं था कि दिलेर खान के अंदर टैलेंट नहीं था, इससे पहले जयसिंह के अंदर टैलेंट नहीं था, ये लोग टैलेंटेड थे। प्रॉब्लम किस चीज की थी? इनके पास इनफ रिसोर्सेस यहाँ पे नहीं थे। ऊपर से जो डेक्कनी सोल्जर्स थे, उनके पास मैच लॉक्ड कर्नाटकी फुट सोल्जर्स, मतलब आप कह लो कि जबरदस्त तरीके से वो भी अपनी टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्रिस्टिक ताकत को डेवलप कर रहे थे, अपनी आर्मी को और प्रोफेशनल लाइंस पे होके आ रहे थे। 30,000 की तादाद की सैनिक डेक्कनी फोर्सेस के बेरार चीफ ने भेजे। ओके, आप देखो कि जो मुगल सीज थी बीजापुर की 1679-1680, इसको रोकने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, बीजापुर के ऊपर कब्जा जो किया मुगलों ने, जब अटैक किया, तो इस सीज को तोड़ने के लिए पीछे से मदद के लिए बेरार चीफ ने 30,000 की सैनिक भेजी बीजापुर की मदद के लिए। शिवाजी ने खुद यहाँ पे सैनिक भेजे बीजापुर की मदद के लिए। और शिवाजी तो भाई वो हरफन मौला इंसान थे, वो जबरदस्त तरीके से लगातार मुगल टेरिटरी के अंदर घुसते थे, वहां पे लूटपाट मचाते थे, वापस निकल आते थे। मतलब डायरेक्ट मुगलों को पंगा देते थे, डायरेक्ट मुगलों को वो चैलेंज करते थे। मुगल बड़ा परेशान थे कि कब कहां से मराठास आएंगे और तबाही मचा के जाएंगे, पता नहीं चलेगा। हालांकि ये तबाही आम आदमी के अगेंस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाती थी, तो इस प्रकार के अटैक्स में आम आदमी ज्यादा डिस्टर्ब होता था। ये बात तो देखिए सही है। फिर आगे बात की जाए तो दिलेर खान भी ज्यादा कुछ यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए। जिस प्रकार से जयसिंह फेल हो गए थे डेक्कनी सल्तनत के अगेंस्ट कैंपेन में, यहाँ पे दिलेर खान भी फेल हो गए, और इनको भी औरंगजेब ने वापस बुला लिया। और इसके साथ यहाँ पे सेकेंड फेज खत्म होता है। तीसरा फेज शुरू होगा किसका? औरंगजेब का, डीलिंग विद डेक्कनी किंगडम्स, और ये होगा 1684 से 1687 तक। 1676 से लेकर 1680 तक मुगलों को ज्यादा कुछ नहीं मिला। जब औरंगजेब डेक्कन में पहुंचा, तो पहले तो उसका टारगेट था 1681 में जब डेक्कन पहुंचा कि भाई प्रिंस अकबर को पकड़ो। अब औरंगजेब ने खुद बगावत की थी शाहजहां के अगेंस्ट, तो औरंगजेब के खिलाफ तो यहां बगावत होगी। तो औरंगजेब का जो बेटा था प्रिंस अकबर, वो भाग के इधर आ गया था। ठीक है, अकबर के साथ डील करने के बाद औरंगजेब ने फिर संभाजी को पकड़ने की कोशिश की। आपको पता होना चाहिए 1680 में अनफॉर्चुनेटली शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो मराठा कंट्रोल था, जो मराठा डोमिनियंस की ताकत थी, वो किसके हाथ में चली गई? तो शिवाजी के बेटे यहां पे सक्सेसर बनेंगे, संभाजी। ठीक है ना भाई? तो आप देखोगे कि संभाजी के अगेंस्ट अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू किया यहाँ पे औरंगजेब ने, और साथ साथ बीजापुर और गोलकोंडा को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन बीजापुर, गोलकोंडा औरंगजेब के साथ मिलने वाले नहीं थे, वो मराठास को छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि मराठा ताकत अब एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी थी। भले ही शिवाजी अब चले गए थे, लेकिन मराठास वर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आप देखो कि भाई औरंगजेब ने बोला अब तो यार आर होगा या पार होगा। औरंगजेब ने आदिल शाह को बोला। आदिल शाह कौन है? आदिल शाह था बीजापुर का राजा। तो बीजापुर का राजा इज अ वैसल, मतलब आप कह लो एक प्रकार से वो सलाम ठोकता था औरंगजेब को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले शाहजहां के समय पे जो ट्रीटी हुई थी, उसमें ओवरऑल बीजापुर ने माना था कि ठीक है भाई, हम मुगल वैसल हैं। तो यहाँ पे औरंगजेब ने आदिल शाह को बोला कि मेरी मुगल आर्मी तुम्हारे इलाके से निकलेंगी, तुम इनको निकलने दो। हम जा रहे हैं मराठाओं से युद्ध करने, 5,000 से 6,000 की आर्मी लेके जा रहे हैं। तो तुम्हारे इलाके, मतलब आदिल शाह के इलाके से मुगल फोर्सेस निकलोगे, तुम बीच में रोकोगे नहीं। लड़ने किससे जा रहे हैं? मराठा से लड़ने जा रहे हैं। फिर एक बीजापुरी नोबल थे जिनका नाम था शारजा खान। ये बहुत एंटी मुगल थे, बहुत एंटी मुगल बात करते थे। औरंगजेब ने यह भी शर्त रखी आदिल शाह के सामने कि जो शारजा खान नाम का नोबल है, इसको हटाओ।
अब ओवरऑल आप देखो, ये जो पर्टिकुलर कंडीशंस इंपोज की औरंगजेब ने किसके ऊपर, आदिल शाह के ऊपर, ये ऑब्वियस सी बात है आदिल शाह को मंजूर होने वाली नहीं थी। पहली बात तो मुगल आर्मी आदिल शाह की टेरिटरी से निकले, वही चीज आदिल शाह को समझ में नहीं आई। एक तरीके से आदिल शाह की इंटरनल ऑटोनॉमी को यहाँ पे एक ठोस सा लगा। तो अब क्या करें, अब रप्चर होने वाला था। अब आदिल शाह को यह पता था कि अगर मैं मना कर देता हूं औरंगजेब को उसकी शर्त मानने से, तो औरंगजेब पक्का अटैक करेगा। तो आदिल शाह ने सोचा कि इससे पहले औरंगजेब अटैक करें, मदद मांगते हैं। तो गोलकोंडा से मदद मांगी, संभाजी से मदद मांगी, और दोनों जगहों से मदद आई आदिल शाह के पास मुगलों के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ठीक है ना। यहां पे डेक्कनी स्टेट्स की आर्मी, गोलकोंडा की, आपकी बीजापुर की और संभाजी की, तीनों लोगों ने मिलके आप देखो मुगल आर्मी से लड़ाई की। लेकिन यहां पे आप देखोगे कि इस बैटल को मुगल आर्मी जीत जाएगी, क्योंकि इस मुगल आर्मी का जो टेम्पो था काफी हाई था। खुद औरंगजेब इसको यहाँ पे लीड कर रहा था। लेकिन 18 महीने तक यहाँ पे सीज डाल के औरंगजेब बैठा रहा, और 1686 में बीजापुर के ऊपर कब्जा हुआ औरंगजेब का। मतलब कि बीजापुर के ऊपर अटैक किया औरंगजेब ने और बीजापुर को कब्जा भी लिया। 1.5 साल तक वो बीजापुर के बाहर सीज डाल के बैठा रहा। सीज समझ रहे हो ना, सप्लाई लाइंस को काट देना, चारों तरफ से आपको आइसोलेट कर देना। तो डेफिनेटली 1686 के ऊपर मुगल आर्मी ने बीजापुर के ऊपर कब्जा कर लिया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, औरंगजेब में ज्यादा टैलेंट था? नहीं, ऐसा नहीं था कि औरंगजेब में ज्यादा टैलेंट था। इससे पहले भी मुगल बीजापुर के ऊपर कब्जा कर सकते थे, जयसिंह के अंदर भी, दिलेर सिंह के अंदर भी, बट वो कब्जा क्यों नहीं कर पाए। जयसिंह ने 1665 में कोशिश की थी बीजापुर के ऊपर कब्जा करने, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। दिलेर सिंह ने 1679 से लेकर 1680 के बीच में कोशिश की बीजापुर के ऊपर कब्जा करने की, बट ये दोनों कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास आर्मी कम थी, रिसोर्सेस कम थे, पैसे कम थे। लेकिन जब खुद औरंगजेब यहां पे आया, तो अपनी पूरी शान और शौकत, पूरी यहां पे ताकत लेके आया, और अब ऑब्वियस सी बात है इस ताकत के दम पे उसने बीजापुर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो यहां पे टैलेंट औरंगजेब का नहीं है, यहां पे रिसोर्सेस का है। जब एक बड़ी जंग लड़ी जाती है, वो बड़ी जंग आर्मी, रिसोर्सेस, असला बारूद के दम पे लड़ी जाती है, सिर्फ बातचीत के दम पे नहीं। और जय सिंह को और दिलेर सिंह को इतने रिसोर्सेस चूंकि औरंगजेब ने अवेलेबल नहीं करवाए थे, तो पहले बीजापुर के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए। पहले ही अगर इनको रिसोर्सेज अवेलेबल करा देते या औरंगजेब आ जाता डेक्कन में, तो शायद बीजापुर के ऊपर पहले ही औरंगजेब का कब्जा हो जाता। अब जब बीजापुर गिरा, तो नेक्स्ट नंबर किसका है, गोलकोंडा का। ठीक है ना। गोलकोंडा का जो राजा था कुतुब शाह, उसको माफ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पहले ही यहाँ पे कुतुब शाह ने बहुत हद तक बीजापुर की मदद की थी। और इसी गोलकोंडा के अंदर बैठे थे दो भाई, मदाना और अखाना। और मदाना और अखाना तो वैसे ही एक एंटी मुगल फ्रंट लीड कर रहे थे। तो भैया मदाना और अखाना, इनसे चिढ़ा हुआ था कौन, औरंगजेब। सबसे पहले तो औरंगजेब इस मदाना और अखाना का खून का प्यासा था। अब कुतुब शाह को लगा कि भाई ये औरंगजेब बीजापुर के ऊपर कब्जा कर गया है, अब गोलकोंडा के ऊपर अटैक करेगा। और औरंगजेब चिढ़ा हुआ था मदाना अखाना से, तो क्या किया सोचिए, गोलकोंडा के रूलर कुतुब शाह ने यहां पे मदाना अखाना को मरवा दिया, कि उसको लगा कि शायद औरंगजेब उसको माफ कर देगा। लेकिन औरंगजेब कहां किसी को माफ करने वाला था। ठीक है। पूरी तरीके से 1687 में आप जाके देखोगे कि पूरा का पूरा गोलकोंडा मुगल कंट्रोल के अंदर चला गया। तो पहले बीजापुर गिरा, बीजापुर के ऊपर पूरा कंट्रोल हुआ, फिर मदाना अखाना जो कि मेनली गोलकोंडा के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे थे, लेकिन कुतुब शाह ने उनको भी मरवा दिया। लेकिन कुतुब शाह भी नहीं बचे, उनका अंपायर भी पूरी तरीके से मुगल कंट्रोल के अंदर चला गया। लेकिन अब आप देखिए, यहां दो पहलू हैं इस चीज के। बीजापुर और गोलकोंडा ये दोनों औरंगजेब के कंट्रोल के अंदर आ चुके थे। तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो भाई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, औरंगजेब ने गजब कर दिया। लेकिन अचीवमेंट के साथ साथ ये एक बड़ी बड़ी मुसीबत भी थी, क्योंकि अब असली मुसीबत आने वाली थी। अब रियल डिफिकल्टी औरंगजेब की यहाँ पे शुरू होने वाली थी। और ये जो लास्ट फेज है औरंगजेब की लाइफ का, ये सबसे टफ फेज बताया जाता है। ये टफ फेज क्यों बताया जाता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जब आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जीतते हो, तो उस जीत को कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आप 7th क्लास में अपनी क्लास में फर्स्ट आए, तो 8th क्लास में अपनी क्लास में फर्स्ट आने के लिए, 9th क्लास में फर्स्ट आने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी लोग भी तो आपको पिछाड़ने के लिए खड़े हैं। अगर आपने गोलकोंडा और बीजापुर के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो उस कब्जे को बना के रख पाना अपने आप मुश्किल है। समझ गए। चूंकि डेक्कन की पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत अलग थी, और इसीलिए औरंगजेब यहाँ पे वल्नरेबल होगा किसके सामने, क्योंकि अभी भी एक ताकत बची हुई है जो पहले ही नाको चने चबा चुकी थी औरंगजेब को, और वो थे मराठास।
मराठास, औरंगजेब और डेक्कन लास्ट फेज 1687 से 1707, 1687 से 1787 अगली वीडियो में देखेंगे। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, कमेंट कर दीजिए, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबाएं, काफी मदद मिलती है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है।